सभी को स्क्रीन नजर आ रही है? जी मैम। ओके। तो आज का हमारा टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम का। ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम बेसिकली क्या है? ये हमारे जो शरीर में बेसिकली जो ब्लड, एक हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, वो फ्लो करता है पूरे शरीर में। तो वो जो फ्लो करता है तो उसको एक मतलब एक मीडियम चाहिए। तो जहां जहां वो पूरा अपना फैलता जाता है और जो भी जहां से भी आता जाता है तो पूरा अपना एक ये अपना रूट बना लेता है। तो इसलिए इसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, क्योंकि ये ऐसा पूरा जो हमारे शरीर में जहां से घूम के फिर वापस आता है, तो ये हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम या हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम भी हम इसको कहते हैं। तो इसके हम कई सारे इसके भागों को हम समझ के चलते हैं। तो लेकिन मेन हमारा जो ब्लड है वो फ्लो करता है, तो कुछ चैनल से करता है। और उस फ्लो को जो सबसे ज्यादा हेल्प जो करता है वो हमारा जो है हार्ट करता है, हमारा दिल करता है, जो कि ब्लड हमारे शरीर के अंदर प्रॉपर एक सर्कुलेटरी मूवमेंट में रहे, चलता रहे निरंतर, तो ये उसमें मदद करता है। ठीक है। तो इन पिक्चर्स में आप इसके बहुत सारे पार्ट्स को देख रहे हैं। आगे चलते हैं। तो मेन जो हमारा जो इसमें जो रोल है, मेन ऑर्गन जो है हमारा, वो है हमारा हार्ट। तो वो हमारा एक पंप का काम करता है। तो ये बेसिकली एक कोन शेप का होता है। जब आप मुट्ठी को बंद करते हो, लगभग आपका दिल भी आपको उतने ही आकार का होता है और थोड़ा सा कॉनिकल शेप में है, जैसे कि आप देख रहे हो। लगभग लगभग जो है ये 10 सेंटीमीटर लंबा होता है और ये हमारे बंद मुट्ठी की तरह ही जैसे है। और वजन इसका लगभग आप 300 ग्राम के में समझेंगे। मेल्स में थोड़ा सा ज्यादा होता है, फीमेल्स में कम होता है। तो आप इसके अगर पोजीशन देखेंगे तो कहाँ पर है, दोनों हमारे जो फेफड़े होते हैं उनके बीच में ये पाया जाता है। जब हमने लंग्स पढ़े थे तो हमने देखा था ना, बीच में जो एक पार्ट था, तो ये हमारा जो बीच का जो पार्ट होता है वो मीडिया स्टाइनम कहते हैं, वहां पर ये हमें मिलता है। तो थोड़ा सा ये लेफ्ट की तरफ है, देखेंगे राइट की तरफ कम है, लेफ्ट की तरफ ज्यादा होता है। तो ये इस तरह से हमारे शरीर के अंदर मिलता है और नीचे यहाँ पर हमारे जो होता है डायफ्राम इसके पाया जाता है। तो जो चौड़ा भाग होता है इसका ऊपर की तरफ होता है, उसको हम बेस बोलते हैं, बेस ऑफ द हार्ट। और जो इसका थोड़ा सा नुकीला पार्ट है, क्योंकि ये कॉनिकल शेप में है, तो पॉइंटेड एंड जो होता है वो नीचे की तरफ होता है, उसको हम एपेक्स बोलते हैं। ठीक है। बेस ऊपर और एपेक्स नीचे। तो इसके जो बॉर्डर होते हैं, जो ऊपर वाला सुपीरियर बॉर्डर है, नीचे वाला इंफीरियर बॉर्डर है, फिर इसका एक लेफ्ट बॉर्डर है और इसका राइट बॉर्डर है। ठीक है। तो ये हमें इस तरह से हमारा हृदय के बारे में समझा। आगे देखते हैं। अब जो इसके आसपास की जो हमारे जो हमारा दिल होता है, इसको प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। तो इसकी जो कवरिंग होती है वो हमारे बेसिकली 3 लेयर से बनी हुई होती है। तो उस कवरिंग को जो हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। वैसे ये होती है हमारी, इसकी कवरिंग होती है डबल वॉल बैग, जो मेम्ब्रेन होती है, ये होती है हमारी पेरिकार्डियम। जैसे हमारे लंग्स में थी वो थी प्लूरा, यहाँ पे होती है पेरिकार्डियम, क्योंकि कार्डियम शब्द हमारे हृदय से है। तो पेरिकार्डियम एक होती है उसी से चिपकी हुई, जो कि हमारी विसरल मेम्ब्रेन होती है। और एक होती है बाहर की तरफ, वो हमारी होती है पेराइटल मेम्ब्रेन। आपको याद होगा लंग्स में भी हमने इस तरह से पढ़ा था। तो इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में हमारे लिक्विड होता है, एक फ्लूइड होता है, जिसको हम पेरिकार्डियल फ्लूइड भी बोलते हैं। ठीक है। जैसे हमारे लंग्स में था, वहां पे भी हमारा प्लूरल फ्लूइड था। तो इस फ्लूइड से क्या होता है कि आपस में मेम्ब्रेन्स चिपकती नहीं है। बाई चांस कोई झटका लगता है तो ये उसको झटके को झेल जाती है, दिल तक उस आघात को पहुंचने नहीं देती हैं। और ये हमारे दिल को जो है उसको सिकुड़ने से भी बचाती है, क्योंकि वो न्यूट्रिशन जो उसका मूवमेंट बहुत अच्छे से बना रहता है। तो इसकी वजह से जो हमारा हार्ट कभी छोटा जो बड़ा होता है, तो वो इजीली मूवमेंट उसमें हो जाता है और ये हमारे हार्ट को जो है न्यूट्रिशन भी प्रदान करती है। तो ये पेरिकार्डियम जो है ये हमारी बिल्कुल बाहर की मेम्ब्रेन होती है हमारे हार्ट की। ओके। तो ये हमारे इसके अंदर जो हमारा लिक्विड होता था वो पेरिकार्डियल, यहाँ पर पेरिकार्डियल एफ्यूजन लिखा है, लेकिन एफ्यूजन में मतलब है कि वहां पर ये देखो जो है ना बढ़ जाता है। ये एक बीमारी होती है, इसको हम यहाँ पर अभी नहीं डिस्कस करेंगे।
हम नॉर्मल अपनी अभी इसको डिस्कस करेंगे। तो अगर हम देखते हैं तो हमारी हार्ट की लेयर, अभी मैं बोल रही थी कि 3 लेयर से बनता है, 3 टिश्यूज होते हैं इसके बेसिकली। तो 3 लेयर्स जो हमारी होती हैं, एक हमारी है एपिकार्डियम, एपिकार्डियम, फिर हमारी मायोकार्डियम और फिर एंडोकार्डियम। तो एपिकार्डियम जो होती है हमारी पेरिकार्डियम के बिल्कुल नीचे वाली हमारी हो जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम के नीचे ही एपिकार्डियम। फिर हमारी वहां पर होती है अंदर की जो है मायोकार्डियम, और उसके भी अंदर की हमारी होती है हमारी एंडोकार्डियम। तो मायोकार्डियम में, एपिकार्डियम बेसिकली हमारी एपिथेलियल लेयर होती है, मायोकार्डियम हमारी दोनों के बीच की लेयर होती है। ये हमारी एक्चुअली जो भी हमारी कार्डियक मसल्स जो बनी हुई हैं, वो इसी से, जो हमने पढ़ा था ना हमारे स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स, तो ये सारी हमारी मस्कुलर लेयर है। यही बेसिकली हमारे जो कार्डियक की जो हमारी जो उसका जो काम है, ये उसी को ही कंट्रोल में करती है। और इसके जो हमने सेल्स के जो हम देखा था, जैसे स्केलेटल, इसी मायोकार्डियम में ही हम इसके मसल्स की जो है अच्छे से देखते हैं। और यहाँ पर हमारे जो नर्व सप्लाई होती है, उसी की वजह से हमारी मसल्स जो है ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, जिसकी वजह से हमारा दिल बेसिकली काम करता है। उसके अंदर फिर एक और लेयर होती है एंडोकार्डियम, जो कि हमारी फिर से हमारी एक स्मूथ मेम्ब्रेन होती है, एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है, वो हमारे उसको भी जो है मॉइस्ट और उसको प्रोटेक्शन के लिए होती है। अब हम अंदर की तरफ आते हैं, तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो हार्ट के अंदर जो है, हम उसको 2 हिस्सों में विभाजित करके पढ़ेंगे, राइट और लेफ्ट में। राइट और लेफ्ट में वो डिवाइडेड होता है, बीच में एक उसके दीवार होती है जिसको हम बोलते हैं सेप्टम। तो वो सेप्टम जो होता है, वो ऊपर के जो 2 कमरे होते हैं उनको और नीचे के दोनों को जो है डिवाइड करता है। तो ये हमारे जो है ऊपर के जो हमारे दरवाजे, जो हमारे ऊपर के जो कमरे हैं, हम उनको बोलते हैं एट्रियम। ठीक है, 4 कमरे होते हैं हमारे हार्ट में। ऊपर वालों को हम बोलते हैं एट्रियम और नीचे वालों को होते हैं वेंट्रिकल। हिंदी में हम शायद इनको, एट्रियम को आलिंद बोलते हैं, और नीचे जो हमारे वेंट्रिकल होते हैं उनको निलय बोलते हैं। तो जो हमारे एट्रियम को डिवाइड करता है, वो हमारा एट्रियल सेप्टम, एक दरवाजा, मतलब एक हमारा झिल्ली होती है, उसको हम यहाँ पर बोलेंगे एट्रियल सेप्टम, और जो वेंट्रिकल्स को डिवाइड करती है वो हमारा होता है वेंट्रिकल सेप्टम। तो ये हमारे हार्ट को बेसिकली हमारे 2 हिस्सों में बांट देती है, राइट में और लेफ्ट में। ठीक है, और ऊपर वाले चैम्बर्स अभी बोला एट्रियम है, और नीचे वाले हमारे वेंट्रिकल है। अब इन दोनों के भी पार्टीशन होते हैं, लेकिन वहां पे वो झिल्ली नहीं होती, एक तरह से हमारे यहाँ पर दरवाजे होते हैं, जिनको हम यहाँ पर बोलते हैं वॉल्व। ओके, तो यहाँ पर हमारे वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। तो जो हमारे राइट साइड पे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को जो हम यहाँ पर पार्टीशन में आते हैं, जो वॉल्व होते हैं, ये हमारे होते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या होते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड मतलब, ट्राई मतलब 3, कस्प मतलब होता है आधा चांद। तो ये आधा चांद या हाफ मून की शेप में होते हैं। तो यहाँ पर ये 3 हमारे 3 कस्प होते हैं, इसलिए इनका नाम है 3 कस्पिड, मतलब 3 हमारे यहाँ पे दरवाजे होते हैं, जो कि ये वॉल्व, जो ये हमारे वॉल्व कहलाते हैं, जो कि इधर जो ब्लड का जो फ्लो है एक ही डायरेक्शन में काम करे, एक कमरे से दूसरे कमरे में जब आने के बाद वापस ना जाए, तो ये दरवाजे उसकी रोकथाम करते हैं। ऐसे ही लेफ्ट साइड पर भी हमारे एट्रियम और वेंट्रिकल में, क्योंकि ब्लड जो है ऊपर से नीचे आता है तो बैक फ्लो ना जाए, इसीलिए ये वॉल्व काम करते हैं। लेफ्ट साइड पे हमारा प्रेजेंट होता है माइट्रल वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल्व होता है। इसके हमारे सिर्फ 2 कस्प होते हैं, 2 ही इसके हाफ मून शेप में 2 इसके प्रेजेंट होते हैं कस्प। तो ये हमारे यहाँ पर माइट्रल वॉल्व कहलाता है, और राइट साइड वाला हमारा कहता है ये ट्राइकस्पिड वॉल्व, वो हमारा बाइकस्पिड वॉल्व। ओके, समझ आया सबको? आगे चले। And bicuspid wall is also called mitral wall. हाँ, द सेम नेम ऑफ द बाइकस्पिड वॉल्व इज अ माइट्रल वॉल्व। ओके, तो ये हमारे, हमने अभी समझा कि हमारे 4 चैम्बर्स होते हैं हमारे हार्ट में। राइट एट्रियम जो राइट साइड का ऊपर वाला है वो राइट एट्रियम है, राइट साइड का नीचे वाला राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट साइड का ऊपर वाला लेफ्ट एट्रियम है, और लेफ्ट नीचे वाला है लेफ्ट वेंट्रिकल।
ओके। तो सामान्यतः ये जो चैम्बर्स जो सिकुड़ते हैं और फैलते हैं, तो हमारा दिल जो एक बार में मतलब 1 मिनट में लगभग लगभग 72 बार धड़कता है, और बच्चों में लेकिन इसकी ज्यादा कैपेसिटी होती है, 120 से 140 बार तक वो 1 मिनट में धड़क सकता है। तो यहाँ पर हम अभी ब्लड फ्लो को देखेंगे कि ब्लड कहाँ से आता है। तो अगर आप ये ब्लूइश कलर दिखा रहे हैं, इसका मतलब राइट साइड पर हमारा जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और लेफ्ट साइड पर हमारा कौन सा आता है, हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। शुद्ध और अशुद्ध जो लिखा है आप ऐसा समझ सकते हैं इनको, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि कंपैरेटिवली हमारे एट्रियम जो है वो छोटे हैं हमारे वेंट्रिकल से, है ना। और दाया आलिंद, लेफ्ट एट्रियम हमारे राइट से बड़ा है ना। और लेफ्ट भी हमारा जो है वेंट्रिकल राइट से बड़ा है। एक मिनट, दाया आलिंद, दाया आलिंद तो हमारा राइट राइट बड़ा है इस पिक्चर में, लेकिन हम इसको देख रहे हैं कि थोड़ा छोटा है। ओके, राइट एट्रियम ज्यादा बड़ा है और लेफ्ट वेंट्रिकल ज्यादा बड़ा है। ओके, समझ गए। तो ये अपोजिट में हमारा राइट एट्रियम मुझे पिक्चर के अकॉर्डिंगली लगा, तो दायां आलिंद इज अ राइट एट्रियम, ये हमारा कंपैरेटिवली बड़ा होता है। अभी हम इसको समझेंगे ये क्यों बड़ा है और ये क्यों बड़ा है, ठीक है। चले आगे। अब हमारे दो आलिंद के बीच में जो हमारा हमने पढ़ा था, जो एक एट्रियल सेप्टम था जो दोनों हमारे उसको अलग अलग करता है, और फिर हमने देखा था वेंट्रिकल सेप्टम जो हमारे दोनों वेंट्रिकल्स को अलग अलग करता है, ठीक है। तो ये हमारे जो सेप्टम होते हैं थोड़ा सा हमारे किस तरफ होते हैं, राइट की तरफ होते हैं। जो राइट की तरफ की वजह से हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो बड़ा होता है, बायां निलय बड़ा व दायां निलय छोटा होता है। ओके। तो ये हमारी जो हार्ट की जो वॉल होती है मस्कुलर, क्योंकि पूरा मस्कुलर ऑर्गन है, यहाँ पे कोई भी हड्डी नहीं होती है, ये हमारी मस्कुलर वॉल बहुत ही थिक थिक होती है। और एट्रियल वेंट्रिकल सेप्टम हमारे हार्ट को हमारे राइट और लेफ्ट में हम डिवाइड करके रहते हैं। अब हम समझते हैं कि हमारे शरीर में हमारे फ्लो कैसे करता है, ब्लड कहाँ से कहाँ जाता है, ठीक है। तो बेसिकली उससे पहले जब मैं एक बात आपको बता देती हूँ कि एट्रियल और वेंट्रिकल्स के बीच में क्या प्रेजेंट थी, हमारी वॉल प्रेजेंट थी। मैंने अभी बताया था ना, ये सफेद कलर के इस पिक्चर में देख रहे होगे, ये वॉल्स प्रेजेंट है, ये दरवाजे का काम करते हैं। ये दोनों चैम्बर्स में जब वो प्रेशर आता है उसकी दबाव की वजह से खुल भी जाते हैं, और जब दबाव कम होता है तो बंद भी हो जाते हैं। बेसिकली जो ब्लड का प्रेशर जब आता है, जब फ्लो हो रहा होता है, उसकी वजह से इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग अपने आप ही होती रहती है। तो जब एट्रिया में जब हमारा यहाँ पर जो प्रेशर ज्यादा होगा तो क्या होगा, ये दरवाजा खुल जाएगा, और जब वेंट्रिकल में ब्लड होगा तो ये दरवाजे बंद हो जाएंगे, ठीक है, समझ आ गया। और जब यहाँ पर हमारा प्रेशर ज्यादा होता है तो आगे वाला दरवाजा खुल जाएगा, यहाँ पे भी हमारा जो एक दरवाजा होता है वॉल्व प्रेजेंट है। अब हम देखते हैं कहाँ पर और कौन सा है। समझ आया सबको, इसमें कुछ अब भी करने की जरूरत है, आगे चलते हैं। तो शरीर की जो हम देखते हैं कि हमारे शरीर जो सारा जो है ब्लड जो लेकर आते हैं दिल की तरफ, ठीक है। हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा था ना, जो ब्लड जो आता है लंग्स का काम होता है उसको साफ करने का, एक तरह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज। हार्ट सिर्फ हमारा पंप का काम कर रहा है, वो सिर्फ खून को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम कर रहा है। अब क्या होता है, हमारे देख रहे होंगे आप, सारे शरीर का जो ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड, जो अशुद्ध अशुद्ध रक्त होता है, वो हमारी बड़ी बड़ी जो हमारी धमनियां ये हमारी वेन्स होती हैं। वेन्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं, धमनियां या शिराएं? शीरा शीरा मैम। शिरा, ओके, आई एम सॉरी, थोड़ा सा। तो हमारी जो शिराएं हैं, छोटी छोटी शिराएं से हम बड़ी शिरा में आ जाते हैं। जो बड़ी शिरा हमारी होती है वहां पर हम इसको इन वेना केवा बोलते हैं। तो एक होती है नीचे से जो हमारे इम्प्योर ब्लड को लेकर आती है, दैट इज अ इंफीरियर वेना केवा। और जो ऊपर से हमारे पूरे शरीर के गंदे ब्लड को लेकर आती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, बेसिकली वो होती है सुपीरियर वेना केवा। जब ये दोनों नीचे पूरी बॉडी का ब्लड लेकर कहाँ लेकर आती है, हमारे राइट साइड पर। राइट साइड पे क्योंकि हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, आप देख रहे होगे यहाँ पे राइट साइड में हमारा ब्लड आ जाता है। जब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर हमारे राइट एट्रियम में आता है तो उस प्रेशर की वजह से ये हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व खुल जाता है। इसके खुलने से ब्लड जो है हमारा नीचे बहता है राइट वेंट्रिकल में।
जब नीचे का ये हमारा चैम्बर भर जाता है, ऊपर ऐसा खाली हो जाता है, तो ये बंद हो जाता है वॉल्व की ब्लड जो है वापस एट्रियम में ना जा पाए। तो हमारे राइट वेंट्रिकल में पूरा ब्लड आ जाता है। जब राइट वेंट्रिकल में हमारा डीऑक्सीजनेटेड भर जाता है, तो फिर हमारी वहां से हमारे लंग्स में जाने के लिए रेडी होता है, वहां पर साफ होने के लिए। तो वहां से ये एक नली जा रही होती है जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। आपको याद है, हार्ट से जो भी ब्लड बाहर जाता है हम उसको आर्टरी की मदद से बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर गंदा खून होता है जा लंग्स की तरफ रहा है तो हम इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ पर भी हमारा एक वॉल्व प्रेजेंट होता है इस पल्मोनरी आर्टरी पे, हमारे वेंट्रिकल के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वॉल्व। तो ये जब हमारे ब्लड भरता है तो उसकी वजह से ये दरवाजा खुल जाता है, ब्लड बाहर चला जाता है, और फिर ये जब ब्लड निकल जाता है तो ये वॉल्व वापस बंद हो जाता है कि वो खून वापस वेंट्रिकल में ना आए। अब वो जब ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से निकलने के बाद दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, राइट और लेफ्ट में। किस लिए? एक राइट लंग में जाती है और एक लेफ्ट लंग में जाती है। वहां ये जब जाती है, लंग्स में जाता है, और वहां पे हमारे ब्लड जो होता है ऑक्सीजन जो उसकी कार्बन डाइऑक्साइड वो दे देता है, बदले में ऑक्सीजन लेकर आता है। जब वो बदले में लंग से ऑक्सीजन लेकर आता है तो वो हमारा लेकर आता है पल्मोनरी वेन से। ये देखो दिख रही है पल्मोनरी वेन्स, वो राइट साइड की दो ब्रांचेस, लेफ्ट साइड की दो ब्रांचेस से लेकर आता है। इधर आपको दिख रही होगी लेफ्ट और राइट, ये दो दो ब्रांचेस आपको दिख रही होंगी जो पॉइंटर, ठीक है, इनको हम बोलते हैं वेन। क्योंकि वेन्स का काम होता है ब्लड को हार्ट पे लेकर आना, चाहे यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड है चाहे यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड है, तो इसलिए हम इनको आर्टरी और वेन का नाम देते हैं। लेकिन यहाँ पे पल्मोनरी लगा दिया क्योंकि ये साफ खून लेकर आ रही हैं। जब ये ब्लड हमारे बॉडी के अंदर आता है, कहाँ खुलता है? फिर ये हमारे ऊपर वाले लेफ्ट चैम्बर में खुलता है, जो कि हमारा एट्रियम है। तो लेफ्ट एट्रियम में आप देख रहे होगे दोनों हमारी आर्टरीज की ओपनिंग हो रही है। अब इसके अंदर खून भर गया, जब खून भरता है तो ये वाला दरवाजा फिर प्रेशर से खुल जाता है। और यहाँ पर जो वॉल्व प्रेजेंट है वो कौन सा था? हमारा माइट्रल वॉल्व, इसको हम बाइकस्पिड वॉल्व भी बोलते हैं। जब ये खुल जाता है तो सारा ब्लड जो है नीचे आ जाता है। नीचे कहाँ? लेफ्ट वेंट्रिकल में। इसके आते ही फिर हमारा माइट्रल वॉल्व बंद हो जाता है ताकि ये वापस ना जाए, एक ही फ्लो में फ्लो करे। अब यहाँ पे भरने के कारण इसका जो है हमारा, यहाँ से एक नली, खून की नली निकलती है जो कि सबसे बड़ी हमारी धमनी होती है, जिसको हम बोलते हैं अयोर्टा। लेकिन वहां पर भी हमारा एक वॉल्व प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं अयोर्टिक वॉल्व। अब जब यहाँ पर ब्लड यहाँ के प्रेशर की वजह से वॉल्व खुलता है तो ब्लड हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल से बाहर निकल के अयोर्टा में चला जाता है। जब ये निकल जाता है तो ये अयोर्टिक वॉल्व वापस बंद हो जाता है ताकि वो वापस ना आए। फिर अयोर्टा से जब हमारा निकलता है तो वहां पे हमारी तीन ब्रांचेस निकलती हैं, जो कि हमारे पूरे शरीर के अंदर हमारे को ब्लड देने के लिए चला जाता है अयोर्टा से। हमारे सर पे, हमारे पैरों में, हमारे पेट में, हमारे किडनी पे, हमारे लिवर पे, सब हमारे पूरी शरीर के अंदर ब्लड चला जाता है। तो दिस इज अ बेसिकली हमारा फ्लो ऑफ द ब्लड थ्रू द हेड। ठीक है, अभी कोई क्वेश्चन? अरोटा से सारे बॉडी में जाएगा। पूरी बॉडी में अयोर्टा क्योंकि साफ खून लेकर जा रहा है, पूरी बॉडी को फिर वो सप्लाई करता है। ठीक है, और अयोर्टा से पूरी हमारी फिर छोटी 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 हमारी ब्रांचेस बनती चली जाती हैं, आर्टरीज बनती हैं, आर्टरी से आर्टरियोल्स बनते हैं। तो एक एक सेल तक, एक एक टिश्यू तक हमारे शरीर के अंदर जो है ब्लड चला जाता है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखोगे कि लेफ्ट साइड पर हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा, राइट साइड पर, आई एम सॉरी, राइट साइड पर हमारे गंदा खून, अशुद्ध या डीऑक्सीजनेटेड कहोगे। लेफ्ट पर ही हमारा जो होता है, क्या होता है? साफ खून आता है। ठीक है, तो आर्टरी और वेन यहाँ पर उल्टी होती है थोड़ी सी। पल्मोनरी में हमेशा, पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। दिस इज द रिवर्स फ्रॉम द अदर। सुपीरियर वेना केवा थी, जैसे ये वेन थी हमारी, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड था, लेकिन हमारी यहाँ पर पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ये हमेशा अपोजिट इनके काम होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। तो हम हाँ जी मैम, ये आप बोल रहे थे डीऑक्सीनेट को जो ब्लड है वो हमारी ओटा में जाएगा, फिर वो ऑक्सीजन मतलब प्यूरिफाई होकर फिर वो राइट में जाएगा। सुनो, अयोर्टा लाल रंग की दिख रही है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, वो तो साफ खून नजर आ रहा है आपको, तो वो तो मैम ये जो दूसरा गंदा वाला खून है वो कहाँ जाएगा पहले?
साफ होने के लिए तो जाएगा ना, वो साफ बता होने के लिए दीजिए। लंग्स पे चला गया ना, यहाँ पे देखो आप ओके मेरे ओके। एरो को देखो, गंदा खून आया, राइट एट्रियम में आया, वहां से नीचे गया, वहां से फिर ये पल्मोनरी आर्टरी से हमारे दोनों लंग्स में चला गया, वहां पे साफ हुआ साफ हुआ साफ हुआ, वापस साफ खून बन के ऑक्सीजन से भरपूर मात्रा में भरकर हमारी पल्मोनरी वेन से आया, लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम से हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर हमारे अयोर्टा से पूरी बॉडी पे चला गया। ठीक है। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ, तो Ma'am, अब why हमारे is यहाँ पे आपने, tricuspid valve in right side and bicuspid in हाँ left? आप इसको बताए, मैं एक फॉर्मूला बताती हूँ कैसे याद रखोगे। हमारे लेफ्ट लंग में कितने लोब थे, जल्दी 2. बोलो। 3 थे, तो यहाँ पे 3 ठीक है। कस्प हैं। लेफ्ट पे मैम हमारे लेफ्ट कितने में लोब तो थे? 2 थे ना, 2 हाँ, लेफ्ट अरे में 2. राइट में डी होता है ना, इसलिए दो सॉरी, होंगे ना। राइट राइट लंग में कितने लोब थे? 3. तो यहाँ नहीं, पे राइट 3 में है। हो गया। हाँ, लेफ्ट में कितने लोब थे, हमारे लंग्स की बात कर रही हूँ मैं। 3 मैम. लेफ्ट में लेफ्ट में 2 होंगे राइट ना, में 3। राइट में 3 होंगे। आप खुद कंफ्यूज कर रहे हो। लेफ्ट में कितने लोब थे? मैम लेफ्ट में 2 2 थे. थे, 2 टू मैम। थे, तो यहाँ पर 2 है। ये मैं वैसे ही अपना खुद एक फॉर्मूला बता रही हूँ, सिर्फ आप लोगों को मतलब याद रहे कि हाँ लेफ्ट राइट में क्या था, कंफ्यूज ना कर जाओ, आप ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे 4 वॉल्व हैं हमारे पूरे हार्ट में, 4 दरवाजे हैं एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में। एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में है ट्राइकस्पिड वॉल्व, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है मिट्रल वॉल्व, और उसके बाद वेंट्रिकल और हमारे अयोर्टा के बीच में है अयोर्टिक वॉल्व, वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में है पल्मोनरी वॉल्व। ठीक है, तो ये 4 हमारे वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो अयोर्टा में होता है ताकि हमारा ये जो है वापस बैकफ्लो ना मारे, साफ खून हमारे पूरे शरीर में अच्छे से चला जाए, तो ये हमारा काम इसी हिसाब से करते हैं। मैम ओके, मैं जस्ट रीजन पूछ रही थी कि मतलब उसमें बाइकस्पिड उसमें ट्राइकस्पिड क्या होता है, उसका स्पेसिफिक कोई रीजन है? नाम है, मैंने भी आपको बताया, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनो। ट्राई कस्प, 3 इसके जो हैं दरवाजे हैं। ट्राई मतलब 3, कस्प मतलब आधे मून की शेप में, आपको दिख रहे हैं ना, ये हाफ सी की शेप में है ना। इस पिक्चर में तो आपको पूरा 3 डायमेंशनल नहीं दिख रहा, ये 3 होते हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 होता है, इसका दूसरा नाम मिट्रल वॉल्व भी है। ठीक है, ओके मैम. आगे किसी पिक्चर में अगर ऊपर से दिखाई देगा तो आपको अच्छे से समझ जाएगा। अब यहाँ पर इस फ्लो को आप अच्छे से समझ सकते हो। यहाँ पर जो आप देखो राइट साइड पे डीऑक्सीजनेटेड और लेफ्ट पे हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। यहाँ पर देखोगे पहले ब्लड हमारा पूरी बॉडी से, देखो पूरी बॉडी हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आई राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से गया राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से हमारे पल्मोनरी जो आर्टरी से हमारा जो है वो गया खून कहाँ पे, लंग्स पे, लंग्स से फिर आया पल्मोनरी वेन से हमारा खून, और वो हमारा साफ खून लेकर राइट एट्रियम, फिर हमारा वेंट्रिकल, फिर अयोर्टा से हमारी पूरी बॉडी पे। तो ये इस तरह का है। ठीक है, और ये हमारे आपको मैंने वॉल्स बताए हैं। आगे चलते हैं, ये मैं आपको अभी वैसे बार बार बता चुकी हूँ। तो आप देखोगे आरए में कहाँ कहाँ से रक्त आता है, हमारे आरए इज द राइट एट्रियम में हमारे कहाँ से ब्लड आएगा, सुपीरियर वेना केवा से, हमारे इंफीरियर कैना वेसा, एक हमारा कोरोनरी साइनस होता है जो कि ब्रेन के उससे होता है, हम कहते हैं वहां से आता है, फिर हमारे राइट वेंट्रिकल पे जाता है, और हमारा फिर जो सुपीरियर वेना केवा है वो हमारे कंधों से ऊपर का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेकर आता है। ठीक है, कंधों से ऊपर का। और जो कोरोनरी साइज है वो हमारे हार्ट की जो भी, क्योंकि हमारे हार्ट की एक अलग ही ब्लड सप्लाई होती है, ये हमारे हार्ट का जो है अशुद्ध ब्लड लेकर आते हैं। इंफीरियर वेना केवा हमारे कंधे से नीचे के जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेकर आता है। तो ये हमारी सुपीरियर वेना केवा, हमारा इंफीरियर वेना केवा, एक कोरोनरी साइनस होता है जो हमारे ब्लड को, क्योंकि हमारा दिल को भी तो ब्लड चाहिए काम करने के लिए, तो वो इस तरह से काम है। ठीक है, अब इसका हमारा कार्डियक कंडक्शन सिस्टम होता है कि ये काम कैसे करता है। जो हमारा जो दिल धड़कता है तो क्या करती है, हमारी
जो हमारी मसल्स होती हैं, कार्डियक मसल्स होती हैं, ये अपने आप ही कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स के लिए जो हार्ट को है एक्चुअली अलग से किसी भी नर्व सप्लाई की बेसिकली जरूरत ही नहीं पड़ती है। ये हमारा खुद का ही एक इसका जो है कंडक्शन सिस्टम होता है। ये जो धड़कता है इसका खुद का ही एक कंडक्शन होता है, एक तरह से इसका खुद का ही इलेक्ट्रिक करंट जो बनता है, जो कि वहां पर भी हमारे बेसिकली ये हमारे होते हैं न्यूरोमस्कुलर सेल्स। ये इन्हीं की वजह से ही होता है। ये जो न्यूरोमस्कुलर सेल्स हैं, अलग से कोई नर्व सप्लाई नहीं है, लेकिन हमारे बॉडी में सब जगह नर्व्स प्रेजेंट होती है, तो हमारे ब्रेन से उसकी कोई जरूरत नहीं है। ये खुद ही यहाँ पर एक हमारी इम्पल्स को क्रिएट करते हैं, जिनके कोऑर्डिनेशन से मसल और हमारी इस ये जो हमारी सेल्स हैं, इन्हीं की वजह से हमारा दिल जो है अपने आप ही धड़कता रहता है। तो इसके जो पार्ट्स होते हैं, हमारा एसए नोड, एवी नोड, ये नोड है। देखो एक नोड एक तरह की गांठ है, आप ऐसे समझ लो अभी। तो ये क्योंकि सेल का एक गुच्छा है, एसए नोड, एवी नोड और फिर एक हमारा एवी बंडल होता है। तो ये जो एसए नोड है इसको हम बोलते हैं साइनो एट्रियल नोड। SINO साइनो, ये एट्रियल की स्पेलिंग गलत है, ATRIAL, साइनो एट्रियल नोड। ये हमारा साइनो एट्रियल नोड होता है। ये हमारे राइट वॉल के पास में है। आप देखोगे ये जो राइट वॉल है ना, इसके पास में है, एट्रियम की वॉल के पास, राइट एट्रियम के पास है। और यहाँ पर भी क्या होती है, हमारी सुपीरियर वेना केवा की एंट्री होती है। तो जब यहाँ पर इसी की वजह से यहाँ से जो हार्ट के पास मैसेज जाता है और इसका काम शुरू हो जाता है, ये इम्पल्स देना शुरू कर देता है और दिल अपना धड़कना शुरू कर देता है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन वाला काम जो हो जाता है। ऐसे नोड को बेसिकली हम इसको क्या बोलते हैं, इसको भी हम हार्ट का पेस मेकर बोलते हैं। जो हार्ट को सिकुड़ने और फैलने का जो स्टार्ट करता है, ये हार्ट का बेसिकली पेस मेकर है, विच इज नोन एज द हार्ट पेस मेकर, ऐसे नोड। उसके बाद हमारा होता है एक यहाँ पर है हमारा एवी नोड। एवी इज अ एट्रियो वेंट्रिकल नोड, एट्रियो वेंट्रिकल नोड। इसका क्या काम होता है, ये हमारे बेसिकली जो यहाँ पर हमारे प्रेजेंट होता है, दोनों हमारे जो एट्रियो वेंट्रिकल वॉल्स होती हैं उसके पास में पाया जाता है। जब यहाँ से इम्पल्स होता है, यहाँ पे ब्लड बढ़ता है, तो उसके बाद यहाँ पे मैसेज जाता है, तो ये उसको जो है आगे काम करने के लिए जो है उसको प्रेरित करता है। ये एक दूसरे से इम्पल्स भेजते हैं। और लेकिन ऐसे नोड थोड़ा फास्ट होता है, एबी नोड का काम थोड़ा सा स्लो है। ये बहुत फास्ट मोड में काम करता है, ये स्लो करता है। तो इन दोनों का ये जो एक्शन होता है ऐसे नोड का, स्पेशली ये कहता है एक्शन पोटेंशियल। मैसेज आता है तुरंत यहीं पे ये अपनी एक्टिविटी जो है हार्ट में देना शुरू कर देता है, और इसकी वजह से हमारा दिल जो है 1 मिनट में 72 बार जो धड़कता है, जो उसको मैसेज देता है काम करने का। ठीक है, तो एबी नोड के बारे में मैंने आपकी बताया, लेफ्ट लोअर कॉर्नर ऑफ द एबी। तो ये नीचे राइट एट्रियम में जो हमारा एट्रियो वेंट्रिकल सेप्टम होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है, नीचे की तरफ होता है। और यहाँ से हमारी फिर क्या होती हैं, ब्रांचेस निकलती हैं। देखो आप इसमें से देखोगे ना, 2 हमारी ब्रांचेस निकलती हैं यहाँ से। ये रेड कलर की आपको बीच में दिख रही होगी, मेरा एक्चुअली पॉइंटर भी रेड का ही है। जो 2 ब्रांचेस में बट गई, यहाँ से बाद एवी बंडल देख रहे होगे ना, इससे 2 ब्रांचेस में हमारे एवी नोड से जो है ये बट जाती हैं। ठीक है, यहाँ से मैसेज जाता है, फिर यहाँ पे बट जाती हैं, और ये हमारी क्या कहलाती हैं, ये हमारा बंडल ऑफ हिज बोलते हैं। बेसिकली ये जो एवी नोड से बना होता है, यहाँ पे हमारा बंडल ऑफ हिज होता है, और ये हमारी छोटी छोटी ब्रांचेस में बट जाती हैं। और फिर ये छोटी छोटी ब्रांचेस आप देखोगे ना, और छोटे छोटे पतली पतली ब्रांचेस में बटती चली जाती हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, पुरकिंजी फाइबर। तो ये इस तरह से मैसेज यहाँ से जाता हुआ ना पूरे हार्ट में मैसेज फैलता है। आप देखोगे ना, ये है हमारी छोटी ब्रांचेस, पुरकिंजी फाइबर्स। तो एवी नोड से जो हमारी इंपल्स आती है, और ये पूरे हमारे मायोकार्डियम में पूरे हमारे मसल्स जो होती हैं उनको बता देती हैं, और वो फिर हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन शुरू कर देती हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ से जो हमारा फ्लो होता है ब्लड का एक से, तो इनकी वजह से ही पूरे में कंडक्शन सिस्टम ये बनाती हैं। तो ये हमारी राइट और लेफ्ट ब्रांचेस आप देख ही रहे होंगे। तो जो बंडल ऑफ हिज में कह रही थी, बंडल ऑफ हिज किससे बनता है, इस पुरकंजी फाइबर से, छोटी छोटी जो फाइबर है। और ये जो राइट और लेफ्ट ब्रांच जो निकलती है हमारे
यहाँ से ये हमारी बंडल ऑफ हिस कहलाती है। ये पूरी हमारा जो ये मसल पेशी जो है ये हमारी कहलाती है। ठीक है, एसए नोड, एबी नोड और ब्रांचेस जो इसकी हो गई, और ये हमारी पुरकुंजी फाइबर, ये इसको हम बंडल ऑफ हिस कहते हैं। तो इनका काम है कि यहाँ पर जब ब्लड के प्रेशर की वजह से वहां पर एक्टिविटी जो है मसल में जो होती है, तो ये हमारी जो हमारा जो यहाँ पर नर्व्स जो होती हैं, यहाँ पर जो नर्व का और मसल का जो टिश्यू होता है ये इंपल्स देना शुरू कर देता है। तो इस तरह से हमारा काम जो है दिल का पूरे उसमें जब जाते हैं मैसेजेस और पूरा शुरू होता है। ऐसे नोड देखो पूरे दोनों एट्रियम को मैसेज दे रहा है और एवी नोड हमारे पूरे वेंट्रिकल को मैसेज दे रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको देखेंगे वॉल्व, वॉल्व का जो काम होता है, तो आप देखोगे जो बाइकस्पिड वॉल्व जो कह रहे थे, ये हमारा माइट्रल वॉल्व का ही दूसरा नाम बाइकस्पिड है। आप देखे होगे ये आधे मून की शेप में दो वॉल्व होते हैं, इस तरह से ये खुल जाते हैं जब ब्लड जाता है, और नहीं तो वापस ये बंद भी हो जाते हैं। ठीक है, ये हमारे लेफ्ट साइड पर थे, और जो राइट साइड के हमारे सॉरी ये हमारे हाँ राइट साइड के हमारे तीन है ट्राइकस्पिड, तीन हाफ मून शेप के, ये हमारे इस तरह से इनको कहते हैं, तो ये हमारे ट्राइकस्पिड वॉल्व हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा पल्मोनरी वॉल्व, इसके भी तीन होते हैं, और एओर्टिक वॉल्व के भी हमारे तीन होते हैं। तो ये ब्लड एक ही फ्लो में काम करे, इनका काम बस यही है। ठीक है, तो ये इस तरह से आप देखोगे ये हमारे मैकेनिकल वॉल्व्स जो हमारे जो जब जो डालते हैं ना कि वॉल्व की खराबी हो गई वॉल्व डाल दो, तो वो इस तरह के डाले जाते हैं, नेचुरल हमारे इस तरह के होते हैं। अब हमारा जो है पल्मोनरी आर्टरी और इसका जो हमारा इसमें क्या बोला है, ये पल्मोनरी आर्टरी का हमें बताया ही था कि हमारे इसके अंदर कौन सा हमारा जो ब्लड जाता है, हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो कि हमारे लंग्स पे जाता है और वापस वहां से हमारे आता है। इसको नहीं, तो हमारी जो हमारी जो वेंट्रिकल्स होते हैं उसकी जो हमारी अलग कुछ हमारे स्पेशल टिश्यूज होते हैं जो कि पेपिलरी मसल्स कहलाते हैं, जिनसे कि हमारे जो हमारे उसको कॉन्ट्रैक्शन में मदद करते हैं। और हमारे जो वॉल्व्स होते हैं उसमें भी अलग हमारे कुछ इस तरह के जो वेंट्रिकल्स में जो प्रेजेंट होते हैं, वहां पर हमारे इस तरह के स्पेशल जिनको कॉर्डियल टेंडन हम कहते हैं, ये हमारे बेसिकली पेपिलरी मसल से जुड़े हुए होते हैं, जो कि उनकी खोलने और बंद करने की जो है कॉन्ट्रैक्शन, जो हमारी ओपनिंग होती है वॉल्व्स की, उसमें ये मदद करते हैं, ताकि हमारे वॉल्व्स जो हैं अच्छे से काम करें और वापस कोई भी गंदा खून या साफ खून एक दूसरे के चैम्बर में ना जाए और उसे काम करे। फोसा ओवलिस को आप रहने दीजिए, ये एक हमारी प्रॉब्लम होती है, जो बच्चों का दिल के जो बेसिकली जो गैप होता है ना, वो बंद नहीं हो पाता, उसमें छेद रह जाता है, तो उसकी वजह से उनको जो है प्रॉब्लम होती है। तो जो दोनों आलिंद या दोनों निलय जो हमारे बीच में जो हमारा सेप्टम था, एट्रियल सेप्टम वेंट्रिकल सेप्टम, उसमें कई बार हमारे कुछ पूरी तरह से बच्चा जब पेट में होता है तो धीरे धीरे वो बंद होते हैं, लेकिन कई बार वो ओपनिंग रह जाती है, तो उसकी वजह से जो दिल में जो छेद होने की जो प्रॉब्लम कह देती है, एएसडी या वीएसडी आपने सुना होगा, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट या वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट, तो उसकी वजह से जो है ब्लड के उनके अंदर प्रॉब्लम आती है। अब हम बात करेंगे अपने कनेक्टिव टिश्यू ब्लड के बारे में। तो ब्लड है जो है कि हमारा फ्लो होता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो हमारे पीएच है हमारे ब्लड का क्या है, हल्का सा हमारा क्या है, इसका आप बताओ, इसको कितना आप कहोगे? स्लाइटली अल्कलाइन। हाँ, स्लाइटली हमारा अल्कलाइन। ठीक है, तो इसमें क्योंकि हमारी जो मेन हमारा जो है उसमें थोड़ी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है कम रहती है, जो हमारा प्योर ब्लड होता है हम उसको बोलेंगे। ठीक है, इसलिए हमारा हल्का सा अल्कलाइन की तरफ रहता है। अगर हमारी कार्बन डाइऑक्साइड किसी कारण ज्यादा रह जाती है तो धीरे धीरे ये हमारा एसिडिक भी हो सकता है और हमारे को दिक्कत भी हो सकती है। इसलिए हमारे बॉडी का होम्योस्टेसिस हमेशा मेंटेन करना रहना चाहिए, जिसके हमारे पूरे बॉडी का सिस्टम उसमें लगा रहता है, उसको
मेंटेन करने में। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी स्पेसिफिकली 1.045 से लेके हमारे 1.065 तक होती है। और हमारे शरीर के अंदर हमारा जो ब्लड कितना होता है, लगभग हम 5 लीटर एक ऑन एवरेज मान के चलते हैं। हमारे शरीर का जो 7 से 9% होता है, मेल में थोड़ा ज्यादा होता है, फीमेल में थोड़ा कम होता है। ब्लड हमारा बनता कैसे है, बेसिकली इसके अंदर एक हमारा लिक्विड होता है और एक सॉलिड पार्ट होता है। तो लिक्विड पार्ट जो होता है हमारा, उसको हम प्लाज्मा कहते हैं, और जो हमारा सॉलिड पार्ट होता है वो हमारे कुछ सेल से बनता है। तो जो हमारा यहाँ पर आप पिक्चर में भी देख रहे होंगे, येलो वन इज अ प्लाज्मा, जो कि हमारा लिक्विड पार्ट हम इसको कहेंगे, द्रव्य भाग। और जो हमारा सॉलिड पार्ट हमारे सेल्स होते हैं। तो 55% हमारा प्लाज्मा होता है, 45% हमारे जो है सॉलिड पार्ट होता है, जो कि हमारे सेल से बना होता है। तो जो प्लाज्मा होता है वो किस चीजों से, हल्के से हल्का पीले रंग का होता है। और स्ट्रॉ स्ट्रॉ कलर्ड बोलते हैं। स्ट्रॉ समझते हैं आप, स्ट्रॉ क्या होता है? हाँ मैम, एनीवन? मैम स्ट्रॉ लेमन। स्ट्रॉ इज नॉट लेमन। सूखी स्ट्रॉ हुई घास देखिए, पीली सी हल्की सी, जो आपने जो गांव में जो आप लोग भूसा सा इकट्ठा करते हैं, जो वैसे भी हल्का सा पीलेपन वाला जो होता है, सूखा घास टाइप का, यस दैट इज मैम। एक्चुअली स्ट्रॉ। वो कलर होता है, दैट इज अ स्ट्रॉ। ठीक है। तो यहाँ पर हम हल्का पीला रंग समझाने के लिए बोल देंगे, पर दैट इज द वो स्ट्रॉ होता है। तो वो प्लाज्मा का कलर होता है। प्लाज्मा के अंदर भी कई चीजों से बना होता है। तो वो हमारे पानी होते हैं, कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, वो सब इसमें घुले हुए होते हैं। हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ गैसेस भी होती हैं, कुछ वेस्ट मटेरियल्स भी होते हैं, कुछ आयंस भी होते हैं। ये सब मिलके हमारे क्या बनाते हैं, प्लाज्मा को बनाते हैं। तो प्लाज्मा में 90%, 90 to 92% तक आपका क्या हो सकता है, आपका पानी है। और साथ में आपके प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं। कौन कौन से प्रोटीन्स हो सकते हैं? एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रोनेजिन, है ना, कुछ उसको क्लॉट करने के फैक्टर्स भी होते हैं कई बार। कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं जो कि हमारे, जैसे कि इसमें सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, सॉरी कैल्शियम, कॉपर, ये सब भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। हमारे कुछ वेस्ट मटेरियल्स भी होते हैं, गैसेस भी होती हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन भी इसमें के अंदर प्रेजेंट हो सकती है। एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं, अमाइनो एसिड है, ग्लूकोज वगैरह, ये सारे हमारे इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये है हमारा प्लाज्मा। प्लाज्मा प्रोटीन्स अभी मैंने बताया, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रोनेजिन, ये सब हमारे इसके अंदर अलग अलग इसमें प्रेजेंट होते हैं। जो एल्ब्यूमिन होता है, बेसिकली ये हमारे इसको प्रेशर को मेंटेन करने के लिए होता है, कि उसकी वजह से प्लाज्मा का जल रक्त में रुका रहता है। ठीक है, तो ये मतलब हमारे ऑस्मेटिक प्रेशर को मेंटेन करते हैं। एल्ब्यूमिन जो है वो हमारे ये इडीमा, मतलब नहीं तो शरीर के अंदर हमारे क्या हो जाएगा, पानी एक ही जगह रुका रहेगा, तो उसकी वजह से क्या होता है, सूजन आ सकती है। तो ये हमारे इसको कंट्रोल करता है। फाइब्रिनोजिन हमारे क्लॉटिंग में मदद करता है। ठीक है, इसको इतने डिटेल में जाने की जरूरत है? आई थिंक सो इसको मैं आगे ले लेती हूँ। अब हम बात करेंगे हमारे सॉलिड पार्ट की। सॉलिड पार्ट जो हमारे होते हैं, उसमें हमारा होता है रेड ब्लड सेल्स, और हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स को हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। एरिथ्रो मतलब रेड, साइट्स जो है, तो यहाँ पर इनके लाल रंग की वजह से इनको एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। और व्हाइट ब्लड सेल्स को हम बोलते हैं ल्यूको। ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट। तो व्हाइट कलर के सेल्स हमारे डब्ल्यूबीसीज होते हैं। प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं, जो कि हमारे क्लॉटिंग में बेसिकली मदद करते हैं। ठीक है, तो अब हम पहले पढ़ेंगे हमारे जो है आरबीसीज। आरबीसीज जो बेसिकली हमारे होते हैं, इनको हम शॉर्ट में बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स को, आरबीसीज। तो इनकी जो ये हमारे थोड़े से गोल गोल से भी ज्यादा, ये हमारे आगे देखें क्या, नहीं, थोड़े से ये बाइकनकेव शेप में होते हैं। ठीक है, मतलब ये जो है अंदर से बीच में से थोड़े दबे हुए और बाहर से थोड़ी सी गुफानुमा जो होता है, इसको बाइकनकेव बोलते हैं। और इसमें इनका जो लाइफ स्पेन होता है, इनकी जो जीवन होता है, वो 120 दिन का होता है। और उसके बाद ये बनते हैं हमारे, और 7 दिन के अंदर बेसिकली नए बन जाते हैं। और जो रेड ब्लड सेल्स बनने की जो प्रक्रिया होती है, वो बोली जाती है एरिथ्रोपोइसिस। कहाँ बनते हैं हमारे रेड ब्लड सेल्स, कौन बताएगा? मैम बोन्स के लास्ट पार्ट में वेरी गुड, रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो कहेंगे, रेड बोन मैरो में हमारे ये बनते हैं। इसके बाद जो है हमारे ये हमारे हीमोग्लोबिन से बेसिकली, ये इसके अंदर जो बनता है वो हीमोग्लोबिन होता है, फॉर्मेशन होता है, जो कि हमारे
ऑक्सीजन के साथ मिलती है। ये इनके अंदर जो हीमोग्लोबिन क्या है, एक तरह का प्रोटीन है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जिसमें हीम प्लस जो हमारा ग्लोबिन है, ग्लोबिन हमारा जो है प्रोटीन होता है, और हीम जो है हमारा आयरन है। तो आयरन बाउंड हमारा प्रोटीन होता है जो कि हमारे को मदद करता है ऑक्सीजन, क्योंकि उसी के साथ लगता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और हमारे शरीर के अंदर यूटिलाइजेशन के लिए मदद करता है। तो हीमोग्लोबिन आरबीसी में होता है जिसमें 95% ग्लोबिन प्रोटीन होता है, 5% हीमेटिन दैट इज द आयरन, आयरन होता है जो कि ऑक्सीजन की अटैचमेंट के लिए बहुत ही जरूरी है, ठीक है, उसी से अटैच होकर ऑक्सीजन हमारे पूरे शरीर में जाता है। इसके बाद है हमारे डब्ल्यूबीसी हमारे कई प्रकार के आप देख रहे हो, तो इनके जो जीवन की कई बारी जो है हमारे हम इनके 13 से 20 दिन अलग अलग इनके कई सारे होते हैं, तो अलग अलग इनका लाइफ स्पेन होता है, और इनकी वैल्यू भी हमारी यहाँ पर 4000 से 11,000 पर क्यूबिक mm होती है, वो 4 to 6 लाख तक होती है ऊपर वाली, ठीक है, हमारे आरबीसीज की। उसके बाद जो हमारे डब्ल्यूबीसी होते हैं ना, ये देखोगे 5 तरह के यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इनको हम ग्रैनुलोसाइट्स और एक ग्रैनुलोसाइट्स में हम डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक में आप देख रहे होगे दाने दाने दिख रहे हैं, एक में आपको दाने नहीं दिख रहे हैं, तो जो दाने वाले हैं ये ग्रैनुलोसाइट्स कहलाते हैं, और जो बिना दाने वाले हैं ये हमारे कहलाते हैं ए ग्रैनुलोसाइट्स। आगे शायद इनकी है, यस। तो ग्रैनुलोसाइट्स जिसमें आप देख रहे होगे थोड़े दाने दाने से दिख रहे हैं, ये हमारे ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं। जिसमें दाने नहीं होते वो हमारे ए ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं। बेसिकली व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे शरीर में हमारे किस काम आते हैं, हमारे इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं, हमारे शरीर में जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी ये हमारी मदद करते हैं। तो ग्रैनुलोसाइट्स हमारे 3 प्रकार के होते हैं, और ये हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, इसमें ये छोटे छोटे ग्रैन्यूल से बनते हैं, ये भी बेसिकली जिसमें प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। और ये होते हैं हमारे न्यूट्रोफिल जो कि थोड़े से जामुनी रंग के वो होते हैं, इजिनोफिल होते हैं, और ये हमारे बेसोफिल थोड़े से नीले से रंग के होते हैं, ये थोड़े लाल रंग के से होते हैं जो इसके अंदर आप दिख रहे होगे इनके हमारे जो प्रेजेंट है। इजोनोफिल पहले हम देखते हैं न्यूट्रोफिल, थोड़ा सा न्यूट्रोफिल में क्या होता है कि हमारे हेल्प्स इन द फैगोसाइटोसिस, ये हमारे इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं। कोई भी फॉरेन मटेरियल आता है जैसे कि कोई बैक्टीरिया वगैरह आता है तो ये उस एरिया पे जाते हैं और उसको मार के भगा देते हैं। तो इस प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। बैक्टीरिया की तरफ ये अट्रैक्ट होकर उससे खुद ही जाते हैं और उसको वहीं पर मार के भगा देते हैं। तो उसको इस प्रोसेस के दौरान हमारे बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं, तो इन्फेक्शन हो जाता है हमारी बॉडी में। तो तब और कौन कौन सी बीमारी में, अलग अलग बीमारी में सबका अलग अलग काम है इन्फेक्शन का ही। लेकिन जैसे हमारे कुछ बीमारियों में कुछ में न्यूट्रोफिल बढ़ते हैं, कुछ में इजिनोफिल ज्यादा काम करते हैं, कुछ में बेसोफिल काम करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे बेसिकली जो कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है वहां पे काम करते हैं। ल्यूकीमिया जो प्रॉब्लम हो जाती है उसमें भी इनका काम हो जाता है। और इजिनोफिल की बात करते हैं, इजिनोफिल जो बेसिकली होते हैं ये इनका भी हमारा फैगोसाइटोसिस का काम करते हैं, लेकिन ये काम करते हैं ज्यादा जहाँ पे पैरासाइट आ जाते हैं। पैरासाइट मतलब छोटे कीड़े टाइप के होते हैं, जैसे कि हमारे हम मच्छर भी काटता है तो हमारा पैरासाइट इन्फेक्शन होता है, जो हमारी बीमारी होती है ना डेंगू की या वो, तो उसमें जो हमारा पैरासाइट की वजह से जो इन्फेक्शन होता है ये होता है, या पेट के अंदर कीड़े जो हो जाते हैं, तो ये वहां पर जाके बेसिकली इनका काम करते हैं। ये न्यूट्रोफिल से थोड़े से कम जो है एक्टिव करते हैं। इनका काम क्या होता है कि जब इनके अंदर का जो भी केमिकल होता है ये उसको रिलीज करते हैं, और उस जो भी आता है उसके साथ जुड़ जाता है और उसको वहां पे मारने का प्रयास करते हैं, अपना केमिकल रिलीज करते हैं। न्यूट्रोफिल वहां जाते हैं। बेसोफिल का क्या काम है, बेसोफिल हमारे बेसिकली एलर्जी की प्रॉब्लम्स में ज्यादा काम करते हैं। आपने देखा होगा ना, अगर आपको किसी खाने से या किसी चीज से किसी प्रोडक्ट से एलर्जी हो जाती है तो बेसोफिल बेसिकली वहां पे काम करते हैं। ये क्या करते हैं, सूजन बढ़ा देते हैं। इनके अंदर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, ये उनको रिलीज करते हैं, उसकी वजह से उस एरिया पे थोड़ी सी सूजन हो जाती है, और वहां पर फिर जो है उस बैक्टीरिया को ये मारने का जो है प्रयास करते हैं। तो ये एलर्जिक, देखो, प्रोड्यूस इन्फ्लेमेटरी इन द एलर्जिक रिएक्शन, तो थोड़ा सा एलर्जिक प्रोड्यूस करते हैं ताकि उस जो भी इन्फेक्शन आया है उससे ये रूल आउट कर सके। फिर हमारे हैं एक ग्रैनुलोसाइट से हमारे 2 ही हैं, लिम्फोसाइट और मेनोसाइट। ये आप देखोगे ये थोड़े से जो है इनके
न्यूक्लियस बड़े होते हैं, बीज का जो न्यूक्लियस होता है बड़े होते हैं, इनमें जो होते हैं ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते। ये हमारे बेसिकली ये भी हमारे बॉडी के अंदर जो है, जो हमारी इम्यूनिटी जो हमारे होते हैं, लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स वगैरह जो हमारे इम्यून सिस्टम में होते हैं, इनका मदद बेसिकली हमारा वहां पर होता है, दोनों मोनोसाइट और लिम्फोसाइट का। आप नीचे देखो कि बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, न्यूट्रल किलर सेल, ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के साथ मिलकर अलग से ही इनका जो है काम करते हैं, और जो कि हमारे थाइमस ग्लैंड में है या हमारे जो लिम्फोइड ग्लैंड्स हैं, ये उनके साथ काम करके अपनी इम्यूनिटी में हमारे मदद करते हैं। तो अच्छा, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, दो हिस्सों में हम पढ़ते हैं, ग्रैनुलोसाइट्स और एग्रैनुलोसाइट्स। ठीक है, 3 प्रकार के थे। सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल प्रेजेंट होते हैं, लगभग 60 to 70%। इजोनोफिल्स मात्र 1 से 6% प्रेजेंट होते हैं। बेसोफिल 0 to 1% प्रेजेंट होते हैं। एग्रैनुलोसाइट्स जैसे कि लिम्फोसाइट्स 20 to 30% प्रेजेंट होते हैं। मोनोसाइट सिर्फ 3 से 5% प्रेजेंट होते हैं। लीट्रोफिल्स और मोनोसाइट का मैंने आपको बताया था, ये हमारे ये फैगोसाइटोसिस में मेन काम करते हैं। और लिम्फोसाइट्स ये हमारे एंटीबॉडीज को बनाते हैं। कौन सी? ये बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर, ये हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाने में ज्यादा मदद करते हैं। जैसे कि कोरोना जैसी सिचुएशन में हम लोग अपनी इम्यूनिटी के ऊपर ज्यादा कम करते थे, तो हमारे लिम्फोसाइट्स हमारे इन सेल्स को ज्यादा बनाते हैं जो हमारे शरीर के अंदर कोई भी इंफेक्शन से रोकथाम कर सके। अब इसके बाद है हमारे प्लेटलेट्स हैं। प्लेटलेट्स को जो हम कहते हैं, उनका दूसरा नाम है जिनको हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। ये बेसिकली हमारे खून के जो है जो क्लॉटिंग में ये जो है हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है, और ये सबसे छोटे सेल्स होते हैं हमारे ब्लड के अंदर। ये भी हमारे रेड बोन मैरो में ही बनते हैं, और ये खून को जमाने में मदद करते हैं। अगर कहीं पे हमारे शरीर के अंदर कुछ कट लग जाता है, तो तुरंत ये उस जगह पे जाते हैं और खून के बहाव को रोकते हैं, वहां पर खून को जमा देने के लिए। नहीं तो क्या होगा, अगर हमारी ब्लीडिंग होती रहेगी तो हमारे शरीर से अंदर खून का जो है लॉस हो जाएगा। तो इनकी जो अवधि रहती है लगभग 8 से 11 दिन की रहती है। तो इनका काम होता है बेसिकली हमारे हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस का मतलब वहां पर हमारे जो खून के बहाव को रोकने का, ठीक है, वहां पर थक्का जमाने का, ये हमारा हीमोस्टेसिस का जो है काम करते रहते हैं। ठीक है, लिवर से भी हमारे हेपेरिन का जो निर्माण होता है, जो कि इसमें हमारे मदद करता है। तो ब्लड क्लॉटिंग का बेसिकली हमारा क्या होता है कि हमारे इसमें हमारे जो काम होता है, हमारा प्लग इन वो जो फॉर्मेशन होती है, और पहले एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है, ये हमारे अलग अलग उससे बनता है। तो जो भी डैमेज प्लेटलेट और टिश्यू जो होते हैं हमारे, वो थ्रोम्बोप्लास्टिन करके अपना प्रोडक्ट छोड़ते हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन वहां पर हमारा एक एंजाइम बनाता है जिसको हम थ्रोम्बोकाइनेज बोलते हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन से थ्रोम्बोकाइनेज बोलता है, वो वहां पे हमारे कैल्शियम के साथ मिलकर जो है हमारा थ्रोम्बिन में चेंज हो जाता है। थ्रोम्बोकाइनेज चेंज होता है थ्रोम्बिन, और फिर वो हमारे सोल्यूबल प्रोटीन जो फाइब्रोनेजन का जो एक इसमें फाइब्रस मटेरियल में जो चेंज हो जाता है, जो कि हमारा धीरे धीरे जो फाइबर्स टाइप के पहले थोड़ा सा चिपचिपा सा जो बनता है, फिर हमारा बेसिकली फाइब्रिन और जो भी डैमेज सेल मिलके हमारा वहां पर एक हार्ड सा जो बनाना शुरू कर देते हैं, जिससे कि आगे वहां पर जो है क्लॉट हो जाता है, और आगे से वो फिर अंदर ही अंदर ब्लड वेसल की हीलिंग भी शुरू हो जाती है, ताकि और हमारा वहां पर रिलीज ना हो। ठीक है, इस चार्ट को जब हम शेयर करेंगे आप देख लीजिएगा। तो अब हम बात करते हैं अपने दोबारा से अपने कार्डियक साइकिल की। तो कार्डियक का काम पूरा जो हमने साइकिल देखा था कि कौन सा चैम्बर कब वो होता है, तो हर जब ब्लड को पंप करता है तो एक्चुअली कुछ इवेंट होते हैं, कौन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कौन सा चैम्बर रिलैक्स हो रहा है, तो उसकी वजह से ही हमारे दिल की जो है धड़कन भी बनती है, और इसी को हम कहते हैं कार्डियक साइकिल। इसमें 2 काम होते हैं, एक दिल जो है सिकुड़ता है, एक फैलता है। कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो है रिलैक्सेशन होता है। कॉन्ट्रैक्शन जो होता है, सिकुड़ता है, उसको सिस्टोल बोलते हैं, और जो रिलैक्स करता है उसको डायस्टोल बोलते हैं। तो आमतौर पर हमारे 1 मिनट के अंदर जो हम मान के चलते हैं 72 बार ऐसा हो जाता है। किसी में थोड़ा कम, किसी में ज्यादा भी हो सकता है। एग्जैक्टली 72 किसी का नहीं होता, 60 से 80 तक का हम मान के चल सकते हैं। वेरिएशन है अलग अलग पर्सन के उसमें। तो अगर हम 1 मिनट के अंदर अगर देखेंगे 72 बार का हम ऑन एन एवरेज लेके चलते हैं, तो हमारा एक जो हमारा दिल जो धड़का और सिकुड़ा,
एक साइकिल जो पूरा होता है वो सिर्फ कितने में होगा, अगर आप 72 को 60 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 0.8। तो 0.8 सेकंड मतलब एक सेकंड से भी कम में हमारा दिल जो है एक हमारे जो है पंप हमारा जो हमारे दिल में जो ब्लड आता है उसको इतने में बाहर भी निकाल देता है। ठीक है, तो ये हमारा हृदय चक्र होता है, ये मैंने आपको बताया। तो आर्टियल सिस्टोल जो पहले हमारे क्या होता है, आप यहाँ पे करोगे आर्टियल सिस्टोल, ब्लड आया और ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट होके उसने नीचे भेजा, तो यहाँ पर इसने टाइम लिया 1 सेकेंड। इतने में ही यहाँ पर हमारा ब्लड जो वेंट्रिकल जो हमारा क्या हुआ, यहाँ पर हमारा जो ब्लड इतने में भर रहा होता है इसको टाइम जो लगता है यहाँ पर, फिर हमारा उसको फेंकने में टोटल हमारा 0.7 लगता है, तो टोटल 0.8 हो जाता है। और यहाँ पे भी हमारा जो एट्रियल का जो हमारा जो 0.1 होता है और इसको फैलने का 0.7, टोटल मिला के हम इसको देखते हैं आगे के पिक्चर में। हाँ, यहाँ देखो आपका एट्रियम सिकुड़े कॉन्ट्रैक्ट हुए 0.1 सेकेंड में, इतने में आपके फिर क्या हुआ, वेंट्रिकल सिकुड़े 0.3 सेकेंड में, और आपके जो कार्डिक पूरा रिलैक्स जो होते हैं हमारे चारों चैम्बर वो 0.4 सेकेंड में होते हैं। तो ये टोटल टाइम आप देखोगे 4, 3, 7 और 0.18, तो 0.8 सेकेंड, यहाँ गलत लिखा है, 0.8 सेकेंड में हमारा पूरा एट्रियम सिकुड़ा, वेंट्रिकल फिर ब्लड आया और इतने में ही फिर हमारा वेन चला गया। ठीक है, ये पूरा जो साइकिल होता है ये हमारा इस तरह से होता है। तो एट्रियल सिस्टोल हुआ और यहाँ पर फिर वेंट्रिकल इतने में हमारा डायस्टॉल हो रहा है। जब ये एकदम से खत्म हुआ तो इतने में हमारा यहाँ पे ब्लड भर रहा था, तो ये क्या होता है, ये फिर सिकुड़ना शुरू हो जाता है। ये जो दोनों हमारे रिलैक्सेशन में टाइम लेते हैं 0.7 और सिकुड़ने में सिर्फ 0.1, झटके से पूरा ब्लड नीचे जाता है। तो उसके बाद जो वेंट्रिकल डायस्टॉल देखो 0.5 तक वो ले रहा होता है, इतने में भर रहा होता है। फिर ये जब झटके से छोड़ता है, जो इसका सिस्टोल होता है 0.3 सेकंड होता है टोटल, इसको हम देखते हैं। फिर उसके बाद इस तरह से जो प्रक्रिया शुरू होती है और इस तरह से हमारा 0.8 सेकंड में मतलब 60 मिनट में 72 बार जो धड़कता है। तो अगर हम देखेंगे एक बार कितनी देर में धड़केगा, एक बार धड़केगा 0.8 सेकंड में। ठीक है, पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, डायस्टॉल हो रहा है, डायस्टॉल में खून आ रहा है, ठीक है, भर रहा, फिर हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एट्रियल सिस्टोल हुआ 0.1 में, लेकिन वहां पे उसके बाद खून भर रहा है, अभी ये रिलैक्सेशन है वेंट्रिकल। फिर वेंट्रिकल सिस्टोल हुआ, वेंट्रिकल सिस्टोल कितना लिया 0.3 सेकंड, 0.3 सेकंड से बाहर ब्लड भेज दिया। ऐसे ही फिर वहां पे अपोजिट इसमें ये काम हो रहा है। तो टोटल हमारा टाइम होता है 0.8 सेकंड। ओके, तो स्ट्रोक वॉल्यूम होती है हमारे इसमें भी, जो कि हमारे एक बार में हम कितना जो ब्लड पंप कर लेते हैं बेसिकली। तो ये हमारा लगभग जो हमारा एक कार्डियक साइकिल में हम 70 ml जो एक हमारा वेंट्रिकल है इतना ब्लड हमारा पंप कर लेता है। तो इसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं कि एक उसमें जो एक स्ट्रोक में जो वो उसने वहां पर आके वो करा, तो 70 ml के उसमें होता है। तो पूरा जो हमारा है वैसे कितना हो जाता है, तो कार्डिक आउटपुट हम उससे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कार्डिक आउटपुट का बेसिकली ये हमारा है यहाँ पर कि हार्ट से जितनी मात्रा में ब्लड बाहर निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डिक आउटपुट। एक बार में ब्लड कितना निकाल लेता है, ठीक है, एक हमारे एक साइकिल में तो कितना होता है 5 ml। इसको हम कैसे वो करते हैं कि हमारे जो एक कॉन्ट्रैक्शन हुआ वेंट्रिकल में, तो हमारा जितना ब्लड बाहर निकला वो था हमारा 70 ml। ठीक है, और उसी में को हम अगर एक मिनट के अंदर प्रेशर को मेजर करते हैं, तो वहां पर हमारा हार्ट रेट और ये स्ट्रोक वॉल्यूम इसको हम करेंगे। तो वहां पर जब हम करते हैं स्ट्रोक एक उसमें हमारा था 70 ml और हमारे हार्ट रेट था 72, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ पर कितने कार्डियक आउटपुट आता है 5 ml। ठीक है, तो ये हम इस तरह से इसको कार्डिक आउटपुट को मेजर करते हैं। अब हम बीपी को ब्लड प्रेशर को मापने के लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है। क्या सभी को मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। ओके, हाँ, ब्लड हम अपने जो हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है, तो ये हमारे इसको हम मेजर भी करते हैं, क्योंकि हमारा जो ब्लड फ्लो करता है
ये एक प्रेशर करता है हमारी जो ब्लड वेसल्स के ऊपर, ये एक प्रेशर अप्लाई करता है। उसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर। जो ब्लड फ्लो हमारा आर्टरीज या वेन्स में से कर रहा होता है उसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। जब क्या होता है, हमारा दिल जब सिकुड़ता है, स्पेशली द लेफ्ट वेंट्रिकल, तो वो क्या करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल जब किसके ऊपर पुश करता है, किसको ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है, एयोर्टा पे। तो जो एयोर्टा से जो ब्लड प्रेशर क्रिएट होता है तो वो हमारे पूरे आर्टीरियल सिस्टम पे आता है, ठीक है, क्योंकि दिल के सिकुड़ने से होता है, तो उसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। और उसके बाद जब रिलैक्स करता है तो वो हमारा डायस्टोलिक प्रेशर होता है। तो सिस्टोलिक प्रेशर यूजुअली हमारा कितना होना चाहिए, 120 mmHg, और जो हमारा रिलैक्सेशन पे होता है 80 mmHg। तो कार्डियक डायस्टोल जब हमारा आर्टरीज में जो प्रेशर होता है जब हार्ट रिलैक्सेशन के टाइम पर होता है, और जो डायस्टोल जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर होता है। यूजुअली हम एट्रियल ब्लड प्रेशर ही नापते हैं, शिराओं का इतना नहीं हम उसको करते हैं, क्योंकि हमारा प्रेशर उसी के ऊपर ही ज्यादा जाता है, तो उसी को ही हम देखते हैं, ठीक है। और जो मेजरमेंट की जो मशीन होती है, ये तो आपके आगे डिजिटल दिखाई दे रही है, लेकिन पहले एक दूसरी मशीन होती थी जिसमें पारा होता था और वो ऊपर नीचे होता था, तो उसी को ही फिर स्टेथोस्कोप से उसकी आवाज को सुन के ही मेजर करते थे। उस मशीन का नाम होता था स्फिग्मोमेनोमीटर। वो जो पारे की वजह से ही, क्योंकि इसकी जो वैल्यू हमारी ब्लड प्रेशर की आती है वो mmHg में आती है, ठीक है। हाँ, mmHg, mm जो होता है मिलीमीटर, Hg का जो ये हमारा फॉर्मूला होता है मरकरी का। तो पारा जो उसमें ऊपर नीचे होता था उसकी वजह से हमारा इसमें mmHg में इसकी वैल्यू आती है। और स्फिग्मोमेनोमीटर आजकल डिजिटल आ गए हैं। तो रक्तचाप के प्रकार अभी बताया, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कब होता है, जब ये जो एट्रियम से ऊपर अयोर्टा की तरफ जो जाता है, महाधमनी इसको हम हिंदी में बोलते हैं, तो यहाँ पे इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यहाँ पर हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है। और डायस्टोलिक में जो हमारा जो है, जब विश्राम, यहाँ पे रिलैक्सेशन होता है, देखो जब हमारा जो ब्लड आराम से भर रहा होता है वो हमारा डायस्टोल वाली होती है। तो बेसिकली यहाँ पर हम इसकी वजह से जो प्रेशर एयोर्टा में क्रिएट होता है तो हमारे पूरे आर्टीरियल सिस्टम में वो डिवाइड करता है, तो हमारा इस तरह से ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है। तो ब्लड प्रेशर लेकिन हमारा चेंज होता रहता है उम्र के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, आप क्या काम कर रहे हो, दिन में किस समय पे कर रहे हो, तो ये बहुत चीजें मैटर करती हैं। इसके साथ साथ हमारी पल्सेस भी होती हैं। पल्सेस का क्या काम होता है कि जो हमारी ये जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो हमारी जो आर्टरी के वॉल पर भी एक ना एक तरह से जैसे लहर की सी जो फीलिंग होती है, तो वो हम उसको पल्स बोलते हैं, जो कि हम अपनी नाड़ी, हम अपने पल्स को नापते हैं ना, आप अपने रिस्ट पे हम उसको नाप कर सकते हो। तो जो हमारी आर्टरी में वो जो वाइब्रेशन सी जो आती हैं, तो हम अपनी उसको भी मेजर करके हम अपने जो देख सकते हैं, प्रॉपर मशीन ना हो तो कि किसी का पल्स कैसी चल रही है, उसके हिसाब से भी उसके हृदय के बारे में जो बहुत जो सक्षम है वो बहुत अच्छे से बताते हैं। तो नाड़ी की जांच से भी हमें पता चल जाता है कि कई बार उसको फीवर या कुछ ऐसी कंडीशन है जहाँ पे उसका जो है पल्स बढ़ी हुई है या कम है, ठीक है। तो ये आज हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गया है। अगर कुछ प्रश्न कहते हैं तो मैं ले लेती हूँ, नहीं तो आपके कुछ जो डाउट हो एक बारी वो ले लेते हैं।